जय माता जी। नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज कुछ दिमाग में आया कि क्यों ना सजनों बातचीत कर ली जाए। आज एक विषय सामने आया था। कल कृषि कानून वापसी की घोषणा हुई, यानी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून वापसी की घोषणा करी, जो आंदोलन किसानों लारले एक सालों चलतो। अब कई लोगों रे आपत खड़ी होगी, जक्का मीडिया आड़ा मर्जी बोलता, किसानों के खिलाफ बोलता। अब न्याय और अन्याय किसी पार्टी दृष्टिकोण से देखना, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना कब तक उचित है। किसान अपनी मांग कर रहे थे, भाई ये कृषि कानून है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अब लोग उनको पार्टी दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। पहली बात तो ये नहीं तो किसानों की जीत है और नहीं प्रधानमंत्री जी की हार है। ये एक लोकतंत्र की जीत है और बेपरवाह लोगों की हार है। अब उसमें बेपरवाह कौन था, कौन नहीं था, ये सोचने का बिंदु है। इसमें किसी पार्टी का दृष्टिकोण या अन्य गलतियां निकालने से अब कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यही निर्णय अगर एक साल पहले लिया होता तो नहीं तो हमारे किसान इतने परेशान होते, नहीं सैकड़ों किसानों की शहादत होती और नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान होता। इससे बहुत बुरा असर पड़ा है, किसानों की खेती के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। आने वाले भविष्य में भी महंगाई का बुरा असर पड़ेगा। बहुत बार हमने सुना है, लोग ये कहते थे, अब पता नहीं वो सारी मीडिया कहती है, आप सुनते हैं, पता नहीं किसानों को मवाली ढिकड़ा पुचड़ा आंदोलन जीवी ढिकड़ा ये सारी बातें कर रहे थे। तो हो सकता है वो कुछ परसेंटेज इतने बड़े देश में अंधभक्तों का होता है और अंधभक्तों के ऊपर अंधभक्तों वाला सिंबल है वो अधिकतर भाजपा के लोग मानते हैं। ये गलत है, क्योंकि अंधभक्त किसी भी पार्टी का हो सकता है, अंधभक्त किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। अंधभक्त का मतलब होता है विवेक से बात ना करके सुनी सुनाई बातों के ऊपर निर्णय करना। फिर इस लाइन में बहुत सारी मीडिया भी लग गई थी। अब मीडिया की मजबूरी है कि जिसके हाथ में सत्ता है उनके गाने नहीं गाएंगे तो उनको आमदनी कम पड़ जाती है। अब किसानों की परवाह वैसे भी कौन करता है, लेकिन मुख्य रीढ़ की हड्डी तो किसान ही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं साहब अनाज फ्री दे रहे आए, कोरोना में फ्री दे रहा है, तो वो कभी होती को नहीं कि फ्री देने वालों अनाज पैदा करनी उन्हें तो अपने अठे बॉर्डर माथे बैठा दिया, उमर आगे किलो बिचा दी। तो चलो जो भी हुआ, देर आए दुरुस्त आए। बड़ा दुख तो उस टाइम हुआ कि हमारे देश के गृह मंत्री जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, ऐसा ब्लेम लगा है उनके ऊपर। वो बता रहे हैं कि वो जेल में भी है। आप अंदाजा लगाइए कि किसी भीड़ में कोई आदमी गाड़ी चढ़ा दे और वो इतने बड़े पद के मंत्री के पुत्र हो, क्या उसको लोकतंत्र कहेंगे? और अब हुआ क्या है, इसको हार जीत का उद्देश्य ना मान करके और ये मान लिया जाए कि परिस्थितियां कुछ भी हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लोकतंत्र मजबूत है तब भी तो ये बात सामने आई है कि अब 4-5 राज्यों में वोटों का प्रतिशत गिर जाएगा और वोटों का प्रतिशत गिरेगा तो सरकार बनना संभव नहीं है। सरकार बनना संभव नहीं है तो आने वाले भविष्य में
केंद्र की सरकार बनना भी संभव नहीं है। तो ये वोट लेने हैं, तब भी लोकतंत्र है, तब भी तो वोट देने पड़ते हैं, तब भी वोटरों से आदमी चुना जाता है। तो इसका मतलब लोकतंत्र की जीत तो ये एसी में बैठ करके बिना चर्चा के कानून लाना कितना खतरनाक होता है। हां, परीक्षा खुद खूब ली है किसानों की। अपने को किसी भी मुद्दे पर पॉलिटिक्स में बंटना उचित नहीं है। राजनीति में धर्म का सहारा लेना धर्म को बदनाम करने से कम नहीं होता है। धर्म नहीं सिखाता है हमें गुस्सा करना, धर्म हमें नहीं सिखाता है किसी की बुराई करना, धर्म हमें नहीं सिखाता है कि किसी न्याय और अन्याय का भेद किए बिना किसी का पक्ष लेना, क्योंकि बुराई करना भी गीता में पाप माना गया है। अन्याय और न्याय का विश्लेषण किए बिना निर्णय सुनाना भी गीता में पाप माना गया है। जब हम सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं, तो सनातन का अर्थ होता है मानवतावाद। कितना मानवतावाद हमारे पास बच्चा है। हम किसी भी पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, किसी पार्टी के एक व्यक्ति को राष्ट्र का सर्वे सर्वा मानना, ये हमारी भूल होती है। क्योंकि सर्वे सर्वा तो राष्ट्र है और सर्वे सर्वा बनाने वाली जनता है, तो सर्वे सर्वा तो जनता ही रहेगी। अब हम जिस किसी को काम देते हैं उनको बहुत सारे लोगों ने आज कमेंट में गाली गलौज भी किया है। ये कौन सी भाषा है? आप मोदी जी को गाली दे या अन्य किसी को गाली दे या राहुल जी को गाली दे, इसका क्या अर्थ है? गीता पढ़ी क्या? गीता हमें छोटा बोलना नहीं सिखाती है। हमारे कोई भी छह शास्त्रों में से हमें छोटा बोलना नहीं सिखाती है। हमें हमारा जो अधिकार है या हमारा हक है, मांगने का हक हमें संविधान देता है, तो उसके अनुसार हमें मांग करनी चाहिए। जब हम मांग करते हैं तो बेवजह जिस व्यक्ति को देखा नहीं है, जिसका पता नहीं है, वो उसको कभी तो आतंकवादी बता देते हैं, कभी खालिस्तानी बता देते हैं। देखिए, वो उन लोगों की भावुकता थी, उन लोगों की अविवेकता थी, और कुछ लोगों को आईटी सेल वगैरह ये है, सभी पार्टियों की आईटी सेल बना रखी है। उनका काम ही है चूंटियां वोटो और विवाद पैदा करो। ये वो रविश जी बोलते हैं ना, ये आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाते रहते हैं। ये विवेक का काम नहीं है। और आमतौर से पिछले 8-10 साल में बेरोजगारी कुछ बढ़ी है, तो बेरोजगारों को बत्तल लगाने के लिए, बेरोजगारों को बिजी करने के लिए सोशल मीडिया को एक्टिव ज्यादा किया गया है। तो ये हम जिन सरकारों को चुनते हैं, उन सरकारों की मजबूरी है कि वो भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाते हैं, फिर बजट बिगड़ जाता है, फिर वो किसी उद्योगपतियों का सहारा लेते हैं, फिर उनसे उधारे पैसे लेकर के अपनी इमेज को जिंदा रखते हैं, फिर भविष्य के चुनाव दिखता जाए, चुनाव इतने खर्चीले बना दिए। तो ये सारा कुछ खेल है, अधिकतर खेल है जो गरीब आदमी और बेरोजगार लोगों का ध्यान भटकाने वाला है। आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। अब वो चाहे किसी का भगत बन ले, चाहे कांग्रेस का बन ले, चाहे भाजपा का बन ले, चाहे बसपा का बन ले, चाहे सपा का बन ले, भगत किसी का बन जाए, लेकिन भगत का पेट तो तब भी भरता है जब किसान अन्न उपजाएगा तब। तो हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मानवता में कमी नहीं आनी चाहिए, न्याय अन्याय का हमें विश्लेषण करना चाहिए, पक्षपात हमें चाहे कोई भी हो, पक्ष हमें न्याय का लेना चाहिए। हम अगर इतिहास में जाएं, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने राजकुमार को फांसी की सजा सुनाई है। क्या हम उनकी संतान होकर के विश्लेषण करना बंद कर दिया? या तो हमारी शिक्षा है, वो पद्धति, शिक्षा पद्धति है, वो बिगड़ गई है। हमारे संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, हमारा उत्पादन खत्म हो रहा है, हमारे देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, हमारे देश की आय क्या है, हमारे देश का
व्यय क्या है इनके ऊपर हम विचार ही नहीं करते। हम कहते हैं इतना बजट आ गया यार, इतना वो वितरण वहां कर देंगे, इतना उनको दे देंगे। अब बताओ आप, एक किसान को 5,000 7,000 रुपए बीमे को गा रहे हैं मीडिया वाले, 5,000 7,000 मुआवजा देते उनको गा रहे। अरे बड़ा आदमी और किसान बहुत कमजोर है। वैसे इन 5-7 हजार का तो उनके खेत में ये जो नहीं होता है अटाड़ा रद्दी वगैरह, जैसे ये लो लकड़, वो मिल जाता है। लेकिन उससे वो उनकी कमजोरी दूर नहीं हुई है, उनके ऊपर लाखों रुपए कर्जा है। लोग अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, लोग अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, लोग वो अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। इस ठंड में किसानों से पूछिए। अब ये कहते हैं कि वहां बैठे हैं वो तो फालतू लोग हैं। तो नेतृत्व करने के लिए क्या आप ये चाह रहे थे कि सारे किसान उठ के वहां दिल्ली में चले जाए? ये तो नहीं हो सकता है। जहां 100-200 घर है वहां से 5-10 लोग ही जाएंगे। अगर पूरे किसान वहां दिल्ली पे चले जाएंगे, क्या ये संभव है? क्या यही चाह रहे? तो ये कतई उचित नहीं है। इसलिए हमें विवेक से काम में लेना चाहिए। और लोकतंत्र में किसी पार्टी का दृष्टिकोण सिर्फ वोट होता है तब अपनाया करे, लेकिन चुनाव होने के बाद में हमारे अंदर जो भावात्मक रूप से जो एक बुराई पनपती है, जो एक कुंठा पनपती है कि सामने चुनाव लड़ने वाले को दुश्मन मान लिया जाता है, ये कौन सा तरीका हुआ? इसलिए दुश्मन कोई नहीं है। दुश्मन अगर है तो वो चीज है कि हमारी गरीबी हमारा दुश्मन है, जातिवाद हमारा दुश्मन है, धर्मवाद हमारा दुश्मन है, भाई भतीजावाद हमारा दुश्मन है, अशिक्षा हमारी दुश्मन है, अराजकता हमारी दुश्मन है, और पड़ोसी देशों से जो परेशानियां खड़ी हो रही है वो हमारा दुश्मन है। जबकि हम पता नहीं कहां कहां बट गए, कितने भागों में बट गए और भी बटते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत बारीकी से इन बात का गहनता से विचार करना चाहिए। और इस किसान बिल को लेकर के नहीं तो किसानों को नाचकूद करनी चाहिए, और नहीं जिनको ऐसा लगता है कि हमने पहले उल्टा सीधा बोल दिया तो कोई बात नहीं, वो आपका जैसा विवेक था ऐसा बोल दिया। अब आप कम से कम चीटाकशी ना करें और किसी की हार जीत ना माने। देर आए दुरुस्त आए, 700-800 किसानों की शहादत के बाद में अभी भी अगर बिल वापस ले लिया तो हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, और राजस्थान के किसान ये आशा करते हैं कि लगभग सारे बिंदुओं पे गौर करके और इसी सत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है तो औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। और शायद आशा ये भी करते हैं कि बिजली के ऊपर और मूल्य की गारंटी का कानून ले आएंगे। तो ये अपेक्षा की जा सकती है। राष्ट्रवाद वोटों में बंटना या वोटों में नहीं बंटना, ये वोट देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। खाली हर चीज को वोटों के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है, और कोई न्याय युक्त बात होती है उसको हार जीत का पहलू मानना भी उचित नहीं है। यहाँ तक कि हमने सुना है कि कुछ किसान नेताओं ने ये कहा है कि जब तक संसद में कानून पास नहीं हो जाता है तब तक ये धरना उठेगा नहीं। तो ये इसमें ज़्यादा कोई लंबा टाइम ही नहीं है। 1 साल तक कुछ नहीं बिगड़ा है तो 5-10 दिन में वापस लेने का बोल रहे हैं, तो अब इसमें बिगड़ना भी क्या है। और कुछ अखबार के और कुछ मीडिया के एंकर मैंने बहस में सुना है कि अब आपको विश्वास कर लेना चाहिए। तो ये हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है इसमें विश्वास से गाड़ी नहीं चलती है, क्योंकि ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि वोटों की क्या आवश्यकता है, विश्वास कर लो कि आप जीत जाओगे। ऐसा नहीं होता है। विश्वास कर लिया जाएगा और विश्वास हो जाएगा। ये संसद अब शुरू होने वाला है, तब भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। तो जो किसानों की 4-5 मांगे थी उसमें 2 तो पहले ही स्वीकार कर ली थी, और 1-2 मांगे जो बाकी बची है वो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय को पूरे भारत के किसान मानते आए हैं, मानते रहे हैं और मानेंगे।
तो इसलिए ज़्यादा उठपटांग ये राजनीतिक मोड़ देने वाला जो खेल है इसको ना करें। और इस खेल को लेकर के एक दूसरे की चींटाकशी, हमारी भाषा की अशोभ्रता, गाली गलौज, ये उल्टे सीधे ट्वीट करना, इन बातों से हमारी पोल खुलती है, विदेशों में हमारी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, हमारा जो धर्म आचरण है उनके ऊपर कलंक लगता है। इससे हम बचने का प्रयास करें। और सभी युवा साथियों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो अपने धर्म को किसको पालन करते हैं करें, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर थोपने के लिए गुस्से का सहारा ना लें। जय माता जी, जय हिंद। इंद्र सिंह मंगलिया, निमगा तालाब।